Okay, so good afternoon, all of you. Today we will be beginning with a new topic. Just give me 1 minute. Let me just take out this topic. Okay. So look, today we will be talking about entrepreneurship motivation, as well as we will be talking about the organization structures that are commonly followed by an entrepreneur. So look, motivation क्या है? अगर हम motivation के बारे में बात करें तो this is basically the motive that आपको क्या मोटिव है काम करने का, मूव करने का, ठीक है? तो जो भी आप एक्शंस लेते हो वो कोई ना कोई मोटिव पे बेस्ड होते हैं, ठीक है? कि आपके क्या मोटिव्स हैं। तो देखो मोटिवेशन जो है जनरली दो तरीके का होता है, एक होता है सेल्फ मोटिवेशन और एक होता है दूसरों को मोटिवेट करना। सेल्फ मोटिवेशन मतलब एक ऐसा मोटिवेशन जो आपके अंदर खुद से आ रहा है, ठीक है? एंड मोटिवेटिंग अदर्स का मतलब ये है कि कोई और आपको मोटिवेट कर रहा है और फिर आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो अब हम ये कहते हैं कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो देखो वहां पे मोटिवेशन को स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस या फेलियर जो है वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपका जो वर्कफोर्स है उसकी मोटिवेशन लेवल क्या है। डू यू हैव अ कमिटेड एंड अ मोटिवेटेड वर्कफोर्स, देन you will be doing good no matter whatever the challenges in the market. But if your management or your employees are such that they are lacking on the motivation, then no matter how much of effort you put, how much of money you put, it is not going to give you the best results. Fine. Now look, generally देखो सिग्निफिकेंस क्या है मोटिवेशन का। देखो मोटिवेशन क्या करता है, उनकी साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करता है, ठीक है? तो अगर आप उनकी नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हो, देन ऑब्वियसली दे विल बी मोटिवेटेड to work towards their maximum. Okay, they will work to the maximum of their capacity. Then workers will be efficient as possible by improving their skills and knowledge so that they are able to contribute to the progress of the organization. अब होगा क्या कि अगर एम्प्लॉइज मोटिवेटेड है तो वो अपने आप ही अपनी स्किल्स पे काम करेंगे, नॉलेज पे काम करेंगे, ताकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रोग्रेस हो पाए। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपकी जो लेबर है वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। The rate of labor turnover and absenteeism among workers will be low. अब देखो, अब आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करो, दिस इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम कि आपने किसी एम्प्लॉय को रखा, उसने 1 महीने काम किया फिर वो छोड़ के चला गया, फिर आपने दूसरा एम्प्लॉय रखा, उसने 2 महीने काम किया फिर वो छोड़ के चला गया। लोग ऑर्गेनाइजेशन का ना कॉस्ट लगता है, क्योंकि आप किसी को भी अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हो तो देखो, एक तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, फिर आप उसे ला रहे हो, आप उसको ट्रेन कर रहे हो जॉब में, और फिर आपको पता चल रहा है 2 महीने बाद अरे ये तो छोड़ के जा रहा है जॉब। तो ऑर्गेनाइजेशंस दे डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन। दे रियली वांट दैट जो ये लेबर टर्नओवर और एब्सेंटिज्म है वर्कर्स के बीच में, ये लो होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर वो मोटिवेटेड होंगे तो वो अपने आप ही ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाना नहीं चाहेंगे। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, इस चीज को बेसिकली एड्रेस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करियर प्लानिंग करती है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, करियर प्लानिंग कैसे करेंगे, वो बोलेंगे अच्छा आज आपने एज असिस्टेंट ज्वाइन किया है, मानो आफ्टर 5 years वी विल मेक यू एसोसिएट। ओके, आप ये स्किल्स और ले लो और हम आपको एसोसिएट बना देंगे, हम आपको मैनेजर बना देंगे, ठीक है? फिर मैनेजर के बाद बन जाओगे तो 10 साल बाद हम आपको जनरल मैनेजर बना देंगे। तो लाइक दैट ले आउट द प्लान फॉर देम सो दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लीव योर ऑर्गेनाइजेशन। Then there will be good human relations in the organization as friction among the workers themselves and the workers and the management will decrease. अब देखो, जब हम लोग खुद मोटिवेटेड होते हैं ना, तो हम ना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा इसके साथ झगड़ा है, हमारा उसके साथ झगड़ा है। तो जो फ्रिक्शन है वर्कर्स के बीच में, जो आपस में टकराव है, एंड इट्स वेरी कॉमन इन वर्क प्लेस। इट्स सेड दैट यू कांट बी लोटस इन अ डर्टी पॉन्ड। So there is a lot of politics that goes on in the organization. But what happens is that when you are motivated, when your workforce is motivated to do work, ओके, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि जो उनके बीच में फ्रिक्शंस है, उनके बीच में जो डिस्टर्बेंसेस है, जो उनके बीच में नोकझोंक है, वो कम हो रही है। और जो वो प्रोडक्टिविटी दे पा रहे हैं वो भी इंक्रीज्ड है, ठीक है? द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंसेस विल कम डाउन, एक्सीडेंट रेट विल आल्सो बी लो। तो इस केस में क्या होगा कि ऑब्वियसली बात है कि लोग जो है वो कंप्लेंट नहीं करेंगे, ग्रीवियंस भी नहीं करेंगे ज्यादा, तो वो खुश रहेंगे। ठीक है, there will be increase in quantity and quality of products, wastage and scrap will be less, better quality of products will increase the public image of the business. अब देखो इससे क्या होगा, इससे अगेन सर्टेन थिंग्स आर फ्लोइंग अपने आप। देखो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी से क्वांटिटी तो बढ़ रही है गुड्स की, उसी के साथ क्वालिटी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी वर्कफोर्स मोटिवेटेड है, वो चाह रही है कि हम अपना बेस्ट दे पाए। तो व्हेन दैट इज द थिंग, देन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू गिव दैट आल्सो इंक्रीजेस। ओके, वेस्टेज और स्क्रैप कम होगा आपका।
और जब आप ऐसा काम करोगे तो आपकी जो पब्लिक इमेज है, जो पीपल दे सी यू दैट व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर, लाइक वी सी रिलायंस, वी सी अंबानीज, वी सी टाटास, दे हैव अ वेरी गुड पब्लिक इमेज, ओके। तो क्यों है इनकी इतनी अच्छी पब्लिक इमेज? क्योंकि वी रियली नो दैट द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट दे गिव आर वर्ल्ड क्लास एंड दे गिव दैट वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, so like that. Fine. So now let us come to this Maslow's need hierarchy theory. I think ये तो हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। तो इसका फटाफट से हम रिवीजन करते हैं। देखो, बेस पे हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स होती है और एक एक करके ये जो नीड्स है ये हमारी लाइफ में आती जाती है। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड की। साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है? बेसिकली दीज आर द नीड्स ऑफ योर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एयर, वाटर और बाकी जो अदर नेसेसिटीज है लाइफ की, अगर ये हैं तो बेसिक लाइफ साइकोलॉजिकल नीड्स मीट होनी चाहिए। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप जो भी बंदे को सैलरी दे रहे हो या बंदी को सैलरी दे रहे हो, उससे उसका खाने का, पहनने का, रहने का, ये सारा खर्चा जो है, नेसेसिटीज जो है लाइफ की, वो कवर हो जाए। ठीक है, उसके बाद एक बार ये नीड्स कवर हो जाती है तो इंसान को किस चीज की नीड फील होती है? यू हैव दी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। ओके, अब सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स में हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि भैया हमें देखो सिक्योरिटी चाहिए। हमें कैसी सिक्योरिटी चाहिए? देखो, हमें सिक्योरिटी चाहिए कि मानो कोई एक्सीडेंट हो जाता है या हम डेथ हो जाती है, तो वी वांट सिक्योरिटी। तो कंपनी क्या कर सकती है? अपने एम्प्लॉइज की एलआईसी करा सकती है, उनकी एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी करा सकती है। फिर लोग कहते हैं भाई हमारी ओल्ड एज होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे, बताओ हम क्या कैसे करेंगे ना उस टाइम पे? तो इज द कंपनी गिविंग अस समथिंग? तो यू कैन मेक अ प्रोविजन फॉर ओल्ड एज वेयर बाय वंस द person has attained a particular age, Vivan, once the person has attained a particular age, then he will be given some money after a particular age. ठीक है, फिर similarly people they want job security also. तो आप बोल सकते हो कि हाँ, we are not going to remove you for a period of 3 years or 5 years, we need you. तो इस तरह से आप जो है वो अलग अलग लेवल्स पे सिक्योरिटी नीड्स जो है वो आप रीइंफोर्स कर सकते हो अपनी एम्प्लॉइज की। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव दी सोशल नीड्स। तो सोशल नीड्स में हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं दैट मैन इज अ सोशल बीइंग। तो देखो, एवरीबडी हैज नीड फॉर लव, ओके। तो देखो, लव, बिलोंगिंगनेस हर किसी की नीड होती है। तो अब आप कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या एज एन एम्प्लॉयर, हाउ कैन यू रीइंफोर्स दोज नीड्स? यू कैन लेट इनफॉर्मल ग्रुप्स बी मेड इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये नहीं बोलना कि नहीं भाई हिटलर राज है, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन लाइन है सिर्फ इन्हीं पे कम्युनिकेशन होगा, इनफॉर्मल ग्रुप्स बन ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप टीम वर्क इनकरेज करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ट्राई टू टेक देम ऑन ट्रिप्स, okay, whereby people they bond with each other, they come together, okay। तो इस तरह से करके ना ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोशल नीड्स भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है एक दूसरे की। ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव एस्टीम एंड स्टेटस नीड्स। अब एस्टीम और स्टेटस नीड्स को हम क्या कहते हैं? बेसिकली इसमें वी टॉक अबाउट थिंग्स लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, अचीवमेंट, कॉम्पिटेंस, नॉलेज, सक्सेस। तो ये सारी चीजें जो है वो आप रीइंफोर्स करो एम्प्लॉइज की। देखो कि अगर किसी को मानो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप उसको ट्रेनिंग सेशन दिला सकते हो जिसकी वजह उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाए। मानो किसी को नॉलेज की नीड है तो आप उसको एमबीए प्रोग्राम में एनरोल करा सकते हो। ठीक है, इफ somebody has a desire for achievement, then give them such goals whereby you accomplish them and they are rewarded also at the same time, so you will feel that yeah, I have achieved something, okay। तो बहुत सारे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से जो एम्प्लॉइज को की ना ये नीड्स हम फुलफिल कर सकते हैं। फिर देखो, बहुत बार एम्प्लॉय की कुछ इगोइस्टिक नीड्स भी होते हैं, कुछ प्रेस्टीज नीड्स या स्टेटस होता है इंडिविजुअल का जो वो फुलफिल करना चाहता है। तो मानो आपकी कंपनी में कोई मैनेजर है तो यू कैन गिव हिम अ गुड फ्लैट जिससे उसका स्टेटस रिफ्लेक्ट हो, या आप उसको एक शॉपर ड्रिवन कार दे सकते हो जिससे ही फील्स दैट या ही इज अ वैल्यूड एम्प्लॉय एंड मतलब द ऑर्गेनाइजेशन इज टेकिंग केयर ऑफ हिम। तो इस तरह से करके जो ऑर्गेनाइजेशन है इस तरह की नीड्स को भी फुलफिल कर सकती है। अब बेटा होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जिसको हम सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स भी कहते हैं। देयर एट द एपेक्स ऑफ द पिलर। इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज ये छोटी छोटी नीड्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे। यू आर टॉकिंग अबाउट द क्रिएटिव नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय, ओके। तो ये बेसिकली वो नीड है कि जो एम्प्लॉय है वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर रहा है और उसको इधर उधर और कुछ नहीं दिख रहा। ही इज जस्ट वांटिंग दैट वट एवर आई एम डूइंग इट शुड बी बेस्ट, इट शुड बी वेरी वेरी सेल्फ फुलफिलिंग एंड इट शुड गिव मी लाइक अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन।
अब बेटा ये वाली जो नीड्स है ना, ये बड़ी मुश्किल है किसी की फुलफिल करना, मतलब आपको देखना पड़ेगा। जनरली हम लोग कहते हैं कि जो बहुत उच्च कोटि के कलाकार होते हैं, जैसे कि आर्टिस्ट हो गए या सिंगर्स हो गए या डांसर्स हो गए, जनरली दे आर एबल टू फुलफिल सच नीड्स. या if your employee is also in such category, then will have to make a tailor made plan for him. आपको देखना पड़ेगा इंडिविजुअल एम्प्लॉय का, हर किसी का अलग अलग हो सकता है. ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर उसकी कुछ ऐसी नीड्स हैं दैट ही इज लुकिंग फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, एंड हाउ कैन यू फुलफिल देम. ओके, तो ये है. तो ये वो ये कहता है, मैस्लो ने ये पूरा का पूरा हायरार्की देके ये बोला कि अगर एक बंदे की कोई नीड फुलफिल्ड है तो वो उसके लिए मोटिवेटर नहीं बनेगा. मानो मेरे पास ऑलरेडी रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है और कोई मुझे ये बोलता है कि नौकरी कर ले, तेरे को रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा, तो मैं कहूंगी मेरे को नहीं करनी क्योंकि मेरी नीड्स ऑलरेडी फुलफिल्ड है. बट मानो वो मुझे ये कहता है कि नहीं, मैं आपको सिक्योरिटी देंगे हम लोग, ठीक है, अगर हम आपको यहाँ रखेंगे तो वी विल नॉट रिमूव यू फॉर 10-15 years. अब सेफ्टी नीड्स तो मेरी अनफुलफिल्ड है, तो हो सकता है दैट आई जॉइन दैट एम्प्लॉयर, सो लाइक दैट. So once a need is satisfied, it will not be a motivator, but unsatisfied needs are always a motivator. तो जब तक आपकी needs fulfill नहीं होंगी, आप ना आपको ये motivate करती रहेंगी अंदर से कि और करो और करो और करो. बट एक बार ये फुलफिल हो जाती है तो उसके बाद दे विल स्टॉप बीइंग दी मोटिवेटर फॉर अ पर्सन. तो मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि जो उनकी उनकी एम्प्लॉय है उनकी क्या नीड्स है और उनको वो कैसे री कर सकते हैं, कैसे उसको बाहर लेके आ सकते हैं. अब आपकी बुक ये कह रही है कि देखो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं अगर कोई बंदा एंटरप्रेन्योर बन रहा है, तो एंटरप्रेन्योर बनने के पीछे क्या मोटिवेशन हो सकता है. तो सबसे पहला होता है एंटरप्रेन्योर एम्बिशन. तो एंटरप्रेन्योर एम्बिशन में क्या हो सकता है, या तो उसको पैसा कमाना है या उसको सोशल प्रेस्टीज चाहिए, नाम चाहिए, फेम चाहिए उसको, टू सिक्योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इंडिपेंडेंट लिविंग. ये तो वही मनी वाले उसमें ही आ गया. मानो वो इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, किसी और के अंडर काम नहीं करना चाहते, जैसे आजकल टैगलाइन है, बी अ जॉब गिवर रादर देन अ जॉब सीकर. ओके, तो अगर इस तरह की आपके अंदर चीज है तो दीज कैन बी योर ड्राइविंग फोर्सेस. देन यू कैन हैव सम कंपेलिंग रीजंस. कंपेलिंग रीजंस क्या होते हैं कि मानो आप ऑलरेडी एक जॉब में और आप बहुत डिससैटिस्फाइड हो, आपको लग रहा है मैं कहाँ फंस गया, मेरे को नहीं करनी जॉब. तो यू माइट हैव दिस डिजायर फॉर अ स्टार्टअप और फॉर अ न्यू वेंचर. देन टू यूज टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल्स. अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पास कोई आइडिया है और आपके पास साथ ही साथ उसको करने की क्षमता है, मतलब आपके पास काबिलियत है उसको करने की, आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास स्किल्स है, आपके पास नॉलेज है, तो व्हाई नॉट पुट इट, व्हाई नॉट ट्राई विद आइडिया वंस. टू पुट आइडल फंड्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू यूज. और बहुत बार क्या होता है, आपको लगता है यार बहुत पैसा है मेरे पास, मैंने तो नौकरी में बहुत पैसा कमा लिया, अब क्या करना है इतने पैसे का, चलो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी पे चलते हैं, अपना कुछ स्टार्ट करके देखते हैं whether it will be a success or not. Okay, then after that you have facilitating factors. Facilitating factors क्या होते हैं कि previous knowledge, experience या association with same or similar kind of activity. मानो आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहां आप ना एक ही डोमेन में काम किए जा रहे हो 10 साल से, और आपको दिख रहा है इसमें तो बहुत ग्रोथ है, अगर मैं इसमें अकेले भी वेंचर आउट करके अपनी अपनी कंपनी बनाऊंगा ना तो भी मैं बहुत ग्रो करूंगा और इससे ज्यादा ही कमाऊंगा जितनी सैलरी है मुझे भी दे रहे हैं. ठीक है, तो अगर इस तरह से है देन यू ऑब्वियसली विल गो फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर. देन इन्फ्लुएंस एंड एनकरेजमेंट बाय फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. अब बहुत बार क्या होता है कि फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, वही आपको मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं इंदिरा कब तक जॉब करेगा, छोड़ जॉब, अपना स्टार्टअप शुरू कर, अपना बिजनेस शुरू कर, यू हैव द टैलेंट, व्हाई डोंट यू व्हाई डोंट यू मूव अहेड. तो ये हो सकता है रीजन. और बहुत बार क्या होता है दैट यू वांट टू इमिटेट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. जैसे हमने देखा कि फ्लिपकार्ट जैसे खुला था, उसने इतना अच्छा किया, नायका इज डूइंग सो गुड. Okay, so this has motivated a lot of women and entrepreneurs, especially that they come into the field of entrepreneurship and they try something of their own, they start up something of their own. So people have started imitating these people, so that can be another reason for entrepreneurship journey. Fine. ओके, नाउ अब देखो, अब एंटरप्रेन्योरशिप में ना कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो बेसिकली न्यू एंटरप्रेन्योर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, तो इंटरनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, एक होता है डिजायर टू वर्क इंडिपेंडेंटली, मुझे किसी की नहीं सुननी है, मुझे अपना बॉस अपने आप बनना है, आई हैव दैट थिंग. ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस हो गया इंडस्ट्री के अंदर, अब मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, आई नो हाउ टू डू इट. टेक्निकल ट्रेड क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज, मेरे पास सब कुछ है, क्वालिफिकेशन भी है, नॉलेज भी है, आई कैन डू इट. एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट ही कह रही करो बेटा स्टार्टअप करो, हम सपोर्ट करेंगे आपको. अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, आपको पता है कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको आराम से पैसा मिलेगा, जितना पैसा डालना है कंपनी में मेरे पास है फाइनेंशियल असिस्टेंस, सो यू विल गो फॉर इट. एंसिलरी सपोर्ट, एंसिलरी सपोर्ट मीन्स
कि मानो आपने जहां से मानो यू नो यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी, तो आईआईटी वालों ने आपको बोला कि बेटा तू तो बड़ा इंटेलिजेंट लग रहा है, तू एक काम कर, तू अपना इंक्यूबेशन सेल खोल, हम तेरे को पैसा देंगे, तू अपना लॉन्च कर स्टार्टअप, वी आर देयर टू फंड यू। तो ये होता है एंसिलरी सपोर्ट, मतलब यू नो support that exists beyond government and your personal circle. Fine. Then availability of infrastructure facilities like industrial prod, electricity, technical facilities, ये तो obviously है ही। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। Fine. Now, let us come to these managerial responsibilities. When it comes to an entrepreneur, because generally they start with a small scale unit. ठीक है, बाद में वो बड़े हो जाते हैं। तो देखो इसमें जो है उसको दो चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ है, मतलब अपनी क्वालिटीज और मोटिवेशन को ऊपर रखना, और दूसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज। तो दो चीजों का उसको मैनेजमेंट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ में बेसिकली हम ये कह रहे हैं, ये हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं, दैट दीज आर दीज पीपल हु आर देमसेल्फ वेरी वेरी मोटिवेटेड एंड दे आर स्ट्राइविंग फॉर ग्रोथ एंड एक्सीलेंस। There are some of those people that who have a lot of self control, they have a lot of self determination, they have a lot of self confidence, okay, and they want to do something of their own। तो इसीलिए वो इस जर्नी में आए हैं और वो अपने आप को अच्छे से संभाल पा रहे हैं। ठीक है, वो रिस्क टेकर भी हैं, वो रिसोर्सेज भी सारी इकट्ठी कर लेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन भी बिल्ड कर लेंगे, वो इनोवेट भी कर लेंगे। सो and at the same time they can coordinate with all the factors of production, they can take good decisions, they have a vision, they are calculated risk takers। तो ये सारी कुछ चीजें जो है ये मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ में आती हैं आपकी। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आएगा बेटा? मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो आपका वही है 12th का, इट्स लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो आपको जो अपना एंटरप्राइज है वो अच्छे से आपको मैनेज करना है। तो उसके लिए अब क्या क्या है आपके पास? सो लेट अस जस्ट क्विकली गो थ्रू इट, गिव मी अ मिनट। हाँ जी, तो look, the first thing that all of us know that whenever you decide to start up your business, that you have to plan your business। So planning का मतलब क्या है बेटा? planning का मतलब ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे बिजनेस के। ठीक है, मिशन क्या होगा आपके बिजनेस का, विजन क्या होगा आपके बिजनेस का, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आप हो बिजनेस में, कितना मार्केट शेयर आप कैप्चर करना चाह रहे हो, 10%, 20%, कितनी सेल्स आप टारगेट कर रहे हो, क्या है, कितना प्रॉफिट देना चाहते हो। मानो 1 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो क्या कोई टारगेट रेट ऑफ रिटर्न है जो आप अपने इन्वेस्टर्स को देना चाहते हो? ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आए हो बिजनेस के अंदर, क्या नीड्स, अनफुलफिल नीड आपको मार्केट में दिख रही है जो आप सेटिस्फाई करना चाहते हो। तो यू विल राइट डाउन, इट इज अ वेरी वेरी डिटेल्ड प्रोसेस, and you write down what are your objectives, and then you will tell that what actions we will take to achieve those objectives। क्योंकि देखो सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स लिखने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरा टारगेट रेट ऑफ रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट पे 20% होना चाहिए, तो मुझे बताना पड़ेगा कि 20% कैसे होना चाहिए, मैं उसके लिए क्या क्या करूंगी कि वो रिटर्न 20% पे आए। ओके, plus please remember that planning is not a one time process, it is a continuous process because the environment is continuously changing। ठीक है, अब इन्वायरमेंट आप देख रहे हो बार बार कॉन्टिन्यूसली चेंज करा है। जैसे अब पैंडेमिक की बात करो तो अब्रॉड में फिर से आ गया, बट इंडिया के अंदर अभी नहीं आया। ठीक है, तो अब्रॉड अगेन लॉकडाउन आर हैपनिंग एंड ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग, सो द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग एवरीवेयर, इट इज चेंजिंग ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। So when the environment changes, you have to accordingly change your production plans, your sales plans, your strategies, everything changes along with the environment। Okay, so that is the thing। ओके, अब देखो सिस्टमैटिक, अगर हम प्लानिंग की बात करें तो सिस्टमैटिक प्लानिंग हम कहते हैं कि उसमें ना कुछ आपको काम करने चाहिए। जैसे कि पहले आपको मिशन स्टेटमेंट लिखना है। मिशन स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि जो मैनेजमेंट है उसका अल्टीमेटली क्या मोटिव है, क्या इंटरेस्ट है उसका, ओनर्स की तरफ, कस्टमर्स की तरफ, एम्प्लॉयज की तरफ, सोसाइटी की तरफ, क्या ओवरऑल फिलोसफी है मैनेजमेंट की। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव दिस द एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ गया, बाहर की चीजें आ गई जो कि बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई कि अभी इंडिया में जैसे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है। ठीक है, तो व्हाट ऑल स्ट्रेटजीज कैन यू फॉलो। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस क्या है, गवर्नमेंट का क्या नई नई पॉलिसीज आ रही है। देखो आजकल हर चीज के ऊपर नई पॉलिसीज आ रही है। ठीक है, तो क्या नई पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से हो सकता है आपका बिजनेस जो है वो इम्पैक्ट हो। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी में तो आपने देखा है पिछले 2 साल में कितना ज्यादा चेंज आया है। मोस्ट ऑफ दी थिंग्स हैव शिफ्टेड टू दैट ऑनलाइन मोड। ओके, तो बहुत ही बड़ा चेंज आया टेक्नोलॉजिकली। तो हैज दैट टेक्नोलॉजिकल चेंज इम्पैक्टेड योर बिजनेस? प्लीज लुक इनटू इट। फिर पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है, सोशल कंडीशंस क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं। जैसे आजकल देयर इज दिस थिंग कॉल्ड एज
जैसे अगर आप सोशल सिचुएशन की बात करो तो you can talk about like the communities in particular. ठीक है, तो जैसे अभी कल आपका गुरु नानक जी का कुछ है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी डिमांड फॉर सर्टेन थिंग्स, तो उसको देख के आप देखोगे कि आपके गुड्स बिकेंगे नहीं बिकेंगे, तो इस तरह की चीजें आपको देखनी पड़ेंगी. देन यू हैव एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट. फिर आपका इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज करता रहता है. कैसे चेंज करता रहता है? हो सकता है आपके जो सप्लायर्स है उन्होंने अपना कॉस्ट बढ़ा दिया रॉ मटेरियल का, तो वो चेंज हो जाएगा. आपका मार्केट शेयर चेंज हो सकता है, कोई कॉम्पिटिटर एंटर हो गया तो आपका अपना मार्केट शेयर चेंज हो जाएगा. आपका प्रॉफिट मार्जिन चेंज हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया, अगर सप्लायर ने रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा दिया तो इट माइट हैपन दैट योर प्रॉफिट माइट गो डाउन इफ यू आर नॉट एबल टू पास ऑन द इंक्रीज टू द कंज्यूमर. तो जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो भी चेंज हो रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है वो भी चेंज हो रहा है, तो हमें जो है इन दोनों को केयरफुली ऑब्जर्व करके जो है अपने प्लान बनाने हैं. ठीक है, उसके बाद जो हमें ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव्स हम जनरली कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्टिव्स हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बनाते हैं. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म क्या होते हैं? जो 1 साल से कम के होते हैं. ठीक है, मीडियम टर्म क्या होते हैं? जो 1 से 5 साल के बीच में होते हैं. और लॉन्ग टर्म क्या होते हैं? जो 5 साल से ज्यादा के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. तो इस तरह से हम अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली ले डाउन करते हैं. फिर डेवलपमेंट ऑफ एक्शन प्लान. अब जो जो आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं ना, उन सबके आगे आपको लिखना पड़ेगा कि इनको अचीव करने के लिए आप क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करोगे. ठीक है, क्या क्या एक्शंस लोगे आप. ठीक है, तो वो सब आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा. आफ्टर दैट एग्जीक्यूशन एंड रिव्यू ऑफ प्लान्स. एक बार ये सारे प्लान्स बन गए तो इनको कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे रिव्यू करना है. ये नहीं है बना के भूल गए चलो हो गया. जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा आपको भी अपना प्लान जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा. मानो आज आपको लग रहा है कि फिजिकल स्टोर खोलना बहुत अच्छा है, बट मानो इंडिया में फिर से लॉकडाउन वाली सिचुएशन आ जाती है, फिर आपको दिखेगा फिजिकल स्टोर में तो कोई आ ही नहीं रहा, ऑनलाइन ही ऑपरेट करना चाहिए था. ओके, सो लाइक दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट द इन्वायरमेंट. देन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. अब देखो, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम बेसिकली ये कहते हैं कि यू हैव टू डिसाइड अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. तो देखो हमारे पास जो है वो जनरली 4 तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो सकते हैं. तो पहला है देखो लाइन ऑर्गेनाइजेशन. लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बेटा? सब कुछ एक लाइन की तरह चलता है. ठीक है, लाइन की तरह कैसे चलता है? आपने हाईएस्ट बता दिया क्या है लेवल, आपने लोएस्ट बता दिया क्या है लेवल, और उसी के नीचे 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 आप बाकी की चीजें जो है वो ऐड करते जाते हो. ठीक है, दी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पोजिशन इज क्लियरली डिफाइंड. सबकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्लियरली फिक्स कर रहे हो कि मानो जैसे यहाँ वर्कर है तो वर्कर किसको रिस्पॉन्सिबल है? सुपरवाइजर को आंसरेबल है. ठीक है, उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्लियरली लेट डाउन होगी. सुपरवाइजर को बोला जाएगा कि तेरा काम क्या है? तेरा काम वर्कर्स को देखना है, तेरा काम सेल्स पर्सन को देखना नहीं है. ठीक है, तो क्लियरली लेट डाउन है यहाँ पे. ठीक है, अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्यादातर जो है वो स्मॉल स्केल यूनिट्स के लिए ठीक रहती है. तो जैसे प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, पर्सनल हो गया, ये जनरली आपके 4 मेन ब्रॉड हेड्स होते हैं. तो प्रोडक्शन में फैक्ट्री मैनेजर आ जाएगा, फिर फैक्ट्री मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर आ जाएंगे, सुपरवाइजर के नीचे वर्कर्स आ जाएंगे. मार्केटिंग में क्या होगा? फिर से ब्रांच का मैनेजर आ जाएगा, नीचे उसके सेल्स ऑफिसर आ जाएंगे, फिर सेल्स में जो एक्चुअली जाके काम कर रहे हैं सेल्स पर्सन वो आ जाएंगे. ठीक है, एंड सो ऑन वी हैव दिस फॉर्मेट फॉर लाइन ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद क्या होता है बेटा? उसके बाद हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. अब लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जिसके अंदर आपको कुछ एक्सपर्ट्स की जब रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, ठीक है, कुछ काम करवाने के लिए, तो आपको जो आपका जो बेसिकली टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन से शिफ्ट होके स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाता है. ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे बात करें कि चीफ एग्जीक्यूटिव है. ठीक है, अब चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ हमारा कौन कौन है बेटा? हमारे पास मार्केटिंग मैनेजर भी है, प्रोडक्शन मैनेजर भी है. देखो इसके नीचे भी फैक्ट्री मैनेजर है, सुपरवाइजर है, वर्कर है, इसके नीचे भी ब्रांच मैनेजर है, ऑफिस पर्सन है और सेल्स पर्सन है. और बीच में हमने क्या करा है? बीच में हमने स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करा है. कौन है वो स्पेशलिस्ट? एक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर और एक है एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन ऑफिसर. अब ये दोनों क्या करेंगे? इन दोनों का काम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर क्या करेगा? प्रोडक्शन को बेसिकली हेल्प करेगा. अगर इनको कोई स्पेशलाइज डिसीजन चाहिए कि हम अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है या कुछ स्पेशलाइजेशन करवानी है, कोई एक्सपर्ट सर्विस चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम इसके पास जा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एज सच जो है वो एक चेन फॉलो नहीं होती कि प्रोडक्शन मैनेजर फिर फैक्ट्री मैनेजर फिर सुपरवाइजर फिर वर्कर. ओके, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ किसी भी टाइम पे यू कैन टेक एडवाइस not only from the person who is above you but also from people who are outside this line. So you can go to research and development officer and you can take advice from him, okay, before taking your final decision. फाइन, तो ये होता है इसके अंदर. अब हाँ, यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम आ सकती है कि मानो जो प्रोडक्शन मैनेजर है,
और जो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर है, हो सकता है इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि ये अपना लाइन एक्सपर्ट है और ये जो है ये स्टाफ एक्सपर्ट है। ये लाइन के अंदर क्या है, एक्सपर्ट है, सबसे टॉप पे है। ये क्या है, ये भी अपनी जो स्टाफ वाली जो स्पेशलाइज सर्विसेज दे रहा है ये इसमें एक्सपर्ट है। तो अगर दोनों के बीच में खिटपिट होती है तो इसकी एक प्रॉब्लम होती है इसके अंदर कि ना इन लोगों की होता है जनरली बनती नहीं है। फिर उसके बाद उठा बेटा आपका प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वो कहते हैं भैया ये मार्केटिंग, प्रोडक्शन और ये सेल्स, इसके हिसाब से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाएंगे। हम तो ना अलग ही क्लासिफिकेशन करेंगे। हमारे पास तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं। तो जहां जो प्रोजेक्ट बनेगा, हर प्रोजेक्ट की हम टीम बनाएंगे। टीम के अंदर एक एक मतलब हर तरह का बंदा डालेंगे। एक प्रोडक्शन का भी डालेंगे, एक फाइनेंस का डालेंगे, एक मार्केटिंग का डालेंगे, टीम बनाएंगे और वो टीम जो है उस प्रोजेक्ट पे काम करेगी। प्रोजेक्ट खत्म, काम खत्म, वापस दूसरे प्रोजेक्ट पे आ जाओ। सो लाइक दैट। तो इसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इट इज वेरी वेरी गुड फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। सो यू हैव, जैसे अगर आप बात करो मेट्रो की, तो मेट्रो के अंदर जो जनरली फॉलो होता है वो एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलता है कि भैया यार अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो यहाँ पे द कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन टू वन पर्सन एंड द प्रोजेक्ट इज बीइंग हैंडल्ड टोटली बाय देम। सो लाइक दैट। उसके बाद बेटा आपका होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो आपका फंक्शनल और प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका मानो इंजीनियरिंग है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, पर्सनल है, ये सारी लाइंस तो है ही, स्पेशलाइजेशन तो है ही। बट उसी के अंदर हमने क्या करा है, उसी के अंदर अलग अलग डोमेन्स में हमने प्रोजेक्ट के मैनेजर्स बना दिए कि कौन जो है ये प्रोजेक्ट में से यहाँ पे काम करेगा। फाइन। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होता है। मानो आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो उसमें हमने बोला कि जो प्रोजेक्ट ए वाला मैनेजर है, इट विल लुक इनटू, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, दैट विल लुक इनटू प्रोजेक्ट ए। ठीक है, तो इस तरह से करके हम लोग स्पेशलाइजेशन भी क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ साथ ही साथ जो है वो प्रोजेक्ट पे भी साइमल्टेनियसली काम चलता रहता है। Okay, but yeah, over here you have basically project managers who can be from different experts in their fields, so it's like that. ठीक है। Now principles of a sound organization। अब एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए बेटा, आई थिंक आप ऑलरेडी पढ़ के आए हुए, आई विल जस्ट क्विकली रीड इट आउट। डिविजन ऑफ वर्क होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है यू शुड बी अकाउंटेबल ओनली टू वन बॉस। पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो अथॉरिटी भी दो साथ में, अगर अथॉरिटी दी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो साथ में, दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी नहीं है। स्केलर चेन होना चाहिए। ठीक है, तो स्केलर चेन में आप जैसे क्लियरली बताते हो ना कि लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आप क्लियरली बताओगे कि क्या स्केलर चेन फॉलो हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन में आप बोलोगे कि जो सेम तरह के काम है उनको एक सेम डिपार्टमेंट में डालो। जैसे फाइनेंस का काम है उसका आपने एक डिपार्टमेंट बनाया, ठीक है, अकाउंटिंग का उसका एक डिपार्टमेंट बनाया, सो लाइक दैट। देन बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो कितना सेंट्रलाइज होना चाहिए काम, कितना डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, उसके बीच में आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी इंडस्ट्री में, उसके बीच में आप एक बैलेंस मेंटेन करके रखो। फिर एक एप्रोप्रिएट स्पैन होना चाहिए। स्पैन का मतलब ये है, स्पैन मींस कि कितने सबॉर्डिनेट्स जो है वो एक टाइम पे एक सुपीरियर को रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो कि क्या काम है। ऐसा तो नहीं कि आपने अपने सुपरवाइजर को बहुत बर्डन कर दिया, बहुत ज्यादा लोग उसको रिपोर्ट कर रहे हैं और वो किसी के ऊपर देख ही नहीं पा रहा है, या फिर बहुत कम लोग उसको रिपोर्ट कर रहे हैं और आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है सुपरवाइजर्स की। सो लाइक दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स। देन इट शुड बी फ्लेक्सिबल and you have to make best use of your human resources, so it's like that. Okay, after that beta we have just give me 1 minute और क्या क्या है इसमें। ठीक है, okay, after that we will start with staffing. Now look, what is this staffing? बेटा staffing का मतलब ये होता है कि जो भी आपको पर्सनल चाहिए अलग अलग काम करने के लिए, चाहे वो एम्प्लॉय पे लेवल पे है, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल पे है। ठीक है, तो बेसिकली हम उनको फिल कैसे करें। ठीक है, so this is concerned with recruitment of those persons, selection of those persons, training of those persons, so you can fulfill so that you can fulfill the staffing needs of the organization. ठीक है, अब देखो जब एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है तो आप बहुत बार देखोगे कि कभी कभार नई वैकेंसीज क्रिएट होती है। क्यों नई वैकेंसीज क्रिएट होती है कि कई लोग जा रहे हैं, कई लोग रिटायर हो रहे हैं, किसी का डेथ हो गया, या व्हाटसोएवर रीजन माइट बी देयर, और मे बी यू हैव एक्सपैंडेड योर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ विच यू नीड मोर पीपल टू वर्क। ओके, तो नए जॉब जो है वो कॉन्टिन्यूसली बनते रहते हैं और कई जॉब जो है वो एलिमिनेट होते रहते हैं।
ठीक है, तो आपको इस तरह से अपनी एक्टिविटीज को प्लान करना है कि जो भी ये नई वैकेंसी क्रिएट हो रही है, ठीक है, उसके लिए आप पहले से ही तैयार रहो और आप पहले से ही काम करना शुरू करो कि अगर कोई नीड आएगी तो आप उसको फुलफिल कैसे करोगे। तो आप पहले से ही बताओ कि उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, आप कैसे सिलेक्ट करोगे लोगों को, कैसे ट्रेन करोगे, ताकि जो काम है वो बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली बेटा हम लोग इन एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं। दिस इज जनरली कंसर्न विद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, देन डिसाइडिंग व्हाट विल बी दी सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्सेज से करोगे, एक्सटर्नल सोर्सेज से करोगे, एप्लीकेशन रिसीव करोगे, फिर उनको स्क्रीन करोगे, फिर उनको फाइनल सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट लेटर दोगे, फिर उनका ओरिएंटेशन करोगे, और फिर उनको लास्ट में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करोगे। ओके, सो दीज आर सम ऑफ दी स्टेप्स दैट यू फॉलो इन स्टाफिंग। ओके, नाउ लेट अस मूव टू डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग क्या कहते हैं? देखो, डायरेक्टिंग ये कहते हैं दैट दिस इज नथिंग बट दिस इज अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग दी सबऑर्डिनेट्स टू वर्क इन अ वे दैट इज बेनिफिशियल टू द एंटरप्राइज। तो डायरेक्टिंग में आप क्या कर रहे हो? बेसिकली अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको सुपरवाइज कर रहे हो, उनको लीड कर रहे हो, लीडरशिप दे रहे हो उनको, ठीक है, उनको मोटिवेट कर रहे हो कि भैया आपको उसी डायरेक्शन में जाना है जिस डायरेक्शन में एंटरप्राइज का फायदा है, ना कि आपका खुद का फायदा है। ठीक है, तो जो मैनेजर है उसकी ड्यूटी है कि इट शुड थ्रो द राइट टॉर्च in front of its employees, and he should lay down the correct path for them to follow। ठीक है, क्यों ये जरूरी है? ताकि जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन की तरफ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहे, फेथ रहे, लॉयल्टी रहे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। क्यों रहे? आई थिंक दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, अगर एम्प्लॉइज बार बार ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते रहेंगे तो इट इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर। तो इसमें हम चार चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला होता है लीडरशिप। तो देखो, लीडरशिप में क्या होता है? लीडरशिप इज बेसिकली अ प्रोसेस जिसके अंदर जो एक मैनेजर है ही विल गाइड एंड इन्फ्लुएंस दोज पीपल हु आर वर्किंग अंडर हिम बाय मोटिवेटिंग देम टू वर्क टुवर्ड्स सम स्पेसिफिक गोल्स। तो वो क्या करेगा? यहाँ पे जो लीडर है वो बेसिकली ये देखेगा कि अच्छा ये बंदा है, अच्छा इसको अगर मेरे को इससे ये काम कराना है, तो इससे ये काम कराने का क्या तरीका है, इसको मैं कैसे इन्फ्लुएंस करूं कि ये जो बंदा है ये इस तरह से काम करे जिस तरह से मैं चाहता हूँ, और उसी गोल के लिए काम करे जिस गोल के लिए हमने इसको रखा है। ठीक है, तो देखो, दिस इज बेसिकली अ ट्रेट दैट दैट पीपल हैव। तो आपको इस तरह से गाइड करना है लोगों को एज अ लीडर कि ऑल ऑफ देम आर वर्किंग टुवर्ड्स सम कॉमन गोल। तो जैसे हम लीडरशिप का एग्जांपल लेते हैं तो वहां पे हमारा बेस्ट एग्जांपल रहता है लाइक महात्मा गांधी वाज अ बेस्ट लीडर, ही वाज अ कैरिस्मेटिक लीडर। वो जो लोगों से कराना चाहते थे बड़े आराम से करा पाते थे। सिमिलरली नरेंद्र मोदी को आप देखो, ही इज अगेन कंसिडर्ड टू बी अ पायनियर इन लीडरशिप। He has very good leadership skills. Okay, similarly you took at Ratan Tata. He is also a very good leader. ओके, क्यों? लीडर करता क्या है? लीडर बेसिकली खुद काम नहीं करता, लीडर ना दूसरों से काम करवाता है बाय अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट दे नीड एंड गिविंग देम दोस थिंग्स। ओके, सो इट्स बेसिकली अ माइंड एक्सरसाइज। फिर है आपका कम्युनिकेशन। अब देखो, कम्युनिकेशन के अंदर क्या है कि देखो, मैनेजर का काम है कि वो वर्कर को बताए कि उसको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानो आपने एक एम्प्लॉय को रख लिया, ठीक है, और उसको ये लग रहा है कि भैया ही इज वेटिंग कि मेरे को कोई डायरेक्शन इशू करेगा, मुझे कोई बताएगा। आपने उसको बताया ही नहीं कि क्या काम करना है, आपको लग रहा है उसको पता होगा, वो अपने आप कर लेगा। तो ऐसे नहीं होता ना। There should be proper channels of communication established in an organization whereby what a worker is supposed to do, what is expected out of him, what work is he supposed to do, at what time is he supposed to come in the organization, at what time is he supposed to leave, what he should do during those working hours. This all should be clearly communicated to the employee. जब तक वो communication नहीं होगा तब तक वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद है मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में तो हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं, तो आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू यू। देन नेक्स्ट इज सुपरविजन। अब सुपरविजन में क्या होता है कि आपको ये देखना है कि देखो कि देखो, हर कोई हमने ऊपर जो है बहुत सारे प्लान्स किए हैं। ठीक है, अब देखो आपको ये देखना है कि आपने जो प्लान किया था और जब आपके एक्चुअल रिजल्ट्स आए तो क्या वो आपके प्लान से मैच कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। अगर कर रहे थे तो वेरी वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे थे तो यू हैव टू टेक करेक्टिव एक्शन। Okay, so that is the thing involved in it. Then next is controlling। अब बेटा कंट्रोलिंग के अंदर क्या है? कंट्रोलिंग के अंदर हम बोलते हैं कि आपको ये देखना है कि जो भी आप
आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, ओके, वट एवर इज अकरिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इन कंफॉर्मिटी विद द प्लान्स अडॉप्टेड, द इंस्ट्रक्शंस इशूड एंड द प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश्ड। तो वो सारा का सारा वैसे ही होना चाहिए कि जैसे आपने प्लान्स बनाए हैं, जैसे आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जैसे आपने प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उसी के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो हम कहते हैं ना कट कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग बेसिकली एक एक्टिविटी है जिसके अंदर एक मैनेजमेंट की एक्सरसाइज है, जिसके अंदर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर रहे हो, देख रहे हो कि क्या दोनों में कोई डेविएशन है, मतलब अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान परफॉर्मेंस के इक्वल है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, मतलब नहीं है का मतलब क्या है कि डेविएट कर रही है, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है। तो अगर ऊपर है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, मानो एक बंदे की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है, आपने कहा कि 1 घंटे में 60 आउटपुट आना चाहिए, उसने 70 आउटपुट निकाला, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। बट मानो अगर उसने सिर्फ 50 आउटपुट दिया, फिर तो आपको करेक्शन देना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या करेक्टिव एक्शन ले, क्यों वो ऐसा कर रहा है, क्या उसकी ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई है, क्या उसको काम करना नहीं आता, क्या उसको ढंग से बताया नहीं गया है काम कैसे करना है, या फिर उसकी मोटिवेशन लैकिंग है, ठीक है, या उसको कोई लीडरशिप से लीडर से कुछ चाहिए, बिकॉज ऑफ विच दैट ही गेट्स मोटिवेटेड टू डू द वर्क। सो लाइक दैट यू हैव टू सी कि उसके लिए क्या करेक्टिव एक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो देखो, दिस इज ऑलवेज सेड दैट कंट्रोलिंग इज नॉट अ बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस, बट दिस इज ऑलवेज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अवॉइड कर सकते हैं अगर हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को काउंट करें और हम ये 4 काम करें। तो एक तो हमें स्टैंडर्ड सेटअप करने हैं, फिर उनके अगेंस्ट परफॉर्मेंस को मेजर करना है, फिर परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करना है, और जैसे ही लगे कि कोई डेविएशन है तो आपको करेक्टिव एक्शन लेना है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। फाइन। नाउ मूविंग अहेड टू डिसीजन मेकिंग। अब देखो डिसीजन मेकिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस व्हिच इज थॉट टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिसीजन प्रॉब्लम मोर सैटिस्फैक्टरली देन द अदर। तो डिसीजन मेकिंग क्या है, मानो आपको यहाँ कॉलेज में आना था, एसओएल में आना था, तो आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे ना कि कौन से कॉलेज में जाएं एसओएल की क्लासेस के लिए, या फिर आपके पास ऑप्शन होगा कि बीकॉम करें या बीकॉम ऑनर्स करें या फिर इंग्लिश ऑनर्स करें, इको ऑनर्स करें। तो आपने एक डिसीजन लिया होगा ना कि नहीं मुझे तो बीकॉम करना है। तो ऐसे ही हम कहते हैं कि बिजनेस के कंटेक्स्ट में भी उसके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कि लेफ्ट जाए, राइट जाए, स्ट्रेट जाए, अप जाए, डाउन जाए, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं उसके पास। तो कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करे वो, तो यू हैव टू मेक गुड डिसीजंस व्हेन यू आर देयर इन द बिजनेस, क्योंकि जो डिसीजंस हैं दे कैन समटाइम्स बी वेरी वेरी कॉस्टली। मानो आपको एक फैक्ट्री सेटअप करनी है, ठीक है। अब आपने फैक्ट्री जो है मानो किसी गांव में झज्जर में जाके सेटअप कर ली, अब झज्जर में जाके सेटअप तो कर ली, जब बोला ना वहाँ एम्प्लॉइज का, तो वहां आपको एम्प्लॉइज ही नहीं मिल रहे, कोई काम करने को तैयार नहीं है, इतनी दूर। वो कह रहे नहीं भैया यहाँ आसपास दिल्ली में होता है, एनसीआर में होता तो हम आ जाते, झज्जर कौन जाएगा काम करने के लिए। तो दिस इज अ कॉस्टली डिसीजन। अब आप ये सोचो कि भैया हम झज्जर से फैक्ट्री बंद करके अब एनसीआर में आके फैक्ट्री लगाएं, तो दीज आर नॉट गुड डिसीजन, ओके। तो योर डिसीजन मेकिंग शुड बी करेक्ट, ओके, अदरवाइज इट कैन बी अ वेरी वेरी कॉस्टली अफेयर फॉर द बिजनेस। तो हम लोग कहते हैं कि आपको प्लान करना चाहिए अपना डिसीजन मेकिंग हमेशा, ठीक है। तो आप प्लान कैसे कर सकते हो, तो देखो उसके अंदर आप गोल्स एस्टैब्लिश करो, टास्क बताओ क्या है, ऑल्टरनेटिव्स डिफाइन करो, देखो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और उसके हिसाब से जो है वो आप करेक्ट डिसीजन लो, ठीक है ना। लेट अस कम टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, जस्ट गिव मी वन मोर मिनट। क्या क्या है आ रहा है ये, चलो ठीक है, ओके। तो अब इसमें क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके डिसीजन मेकिंग के। इट इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, उसमें से एक को डिसाइड करना डिसीजन मेकिंग कहलाता है। इट इज अ ह्यूमन प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट द एप्लीकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। ये क्या है, ये ह्यूमन का प्रोसेस है, कोई कंप्यूटर तो आपके बिहाफ पे डिसीजन ले नहीं सकता, आपको खुद ही को लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें जनरली काम क्या करते हैं, जिसमें आप जनरली आपका इंटेलेक्ट काम करता है, आपका ब्रेन काम करता है। इट इज द एंड प्रोसेस deliberated बाय preceded by deliberation and reasoning। तो देखो जब आप कोई भी डिसीजन लेने जाते हो तो आप उसमें बहुत ज्यादा रीजनिंग करते हो, ठीक है। आप कभी कभार मीटिंग्स करते हो, लोगों से उनका ओपिनियंस पूछते हो, आफ्टर दैट ओनली यू कम एट अ डिसीजन। तो हम कहते हैं ये क्या है, दिस इज बेसिकली द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी डेलिब्रेशन और रीजनिंग एक्सरसाइज दैट यू आर डूइंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, ठीक है। अब आप जब भी कभी बात करोगे डिसीजन मेकिंग की, तो हमें अपना एनवायरनमेंट भी देखना है ध्यान में रख के कि इंटरनली मेरा क्या एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, उसको पूरे को तराजू में रख के, सब कुछ देख के, सर्कमस्टांसेस को देख के फिर आपको अपना डिसीजन लेना है।
इट इन्वॉल्व्स अ टाइम डायमेंशन और अ टाइम लैग। देखो डिसीजन मेकिंग इज नॉट कि हम गए, हमने 5 मिनट में डिसीजन ले लिया और हम वापस आ गए। जनरली इट इज अ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और बहुत बार ऐसा होता है कि वी हैव टू टेक समटाइम्स क्विक डिसीजंस, बिकॉज हमें रिस्पॉन्ड करना होता है सिचुएशन को। क्योंकि अगर हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो और बहुत सारे लोग बैठे जो सिचुएशन का एडवांटेज उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमेशा। Then it always has a purpose, and it involves all actions like defining the problem, probing and analyzing the various alternatives, and before a final choice is being made. तो देखो यहाँ पे हम सब कुछ करते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करते हैं, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको भी हम डिफाइन करते हैं, बताते हैं उन ऑल्टरनेटिव्स में भी क्या 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 अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, क्या थ्रेट हो सकती है, क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और उसके बाद ही हम जो है अपने फाइनल डिसीजन पे आते हैं। ठीक है। नाउ ओके, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ना देखो डिसीजन मेकिंग के बिना तो देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती। लुक, एवरीबडी हैज टू टेक डिसीजंस, ओके, व्हेन इट कम्स टू रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग आर बाउंड अप एंड दे गो साइड बाय साइड। अब जनरली डिसीजंस कौन लेता है? मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन की, वही डिसीजंस लेती है। अब मैनेजर हैज टू मेक डिसीजंस ऑन एन एवरीडे बेसिस। तो कई डिसीजंस जो होते हैं वो ऑपरेटिव डिसीजंस होते हैं, ऑपरेटिंग डिसीजंस होते हैं जो डे टू डे अफेयर्स में होते हैं, कि अच्छा ये स्टेशनरी मंगवानी है, रॉ मटेरियल करना है। कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं, जैसे कि एक फैक्ट्री बाय करना या लैंड बाय करना या फिर किसी के साथ जॉइंट वेंचर में एंटर करना। तो दोनों के लिए अलग अलग तरह की क्वालिटीज चाहिए, अलग अलग तरह का इंटेलेक्ट चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली डिफरेंट पोजीशंस आर क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन हु आर केपेबल ऑफ डीलिंग विद सच सिचुएशंस। फाइन। नाउ अब इसके बाद हम लोग ये कहते हैं कि देखो डिसीजन मेकिंग जो है वो ह्यूमन प्रोसेस है, और बेसिकली इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर? पहला होता है दैट यू हैव टू डिफाइन दी प्रॉब्लम। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उसको डिफाइन करो, फिर उसको एनालाइज करो, फिर उसके बारे में डेटा को कलेक्ट करो, फिर ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करो, और फिर रिव्यू करो कि की फैक्टर्स क्या हैं उसके। सिलेक्ट करो बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंट करो डिसीजन को, और फिर फॉलो अप करो। ओके, सो दीज आर सम ऑफ दी स्टेप्स दैट यू फॉलो व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग। ठीक है। तो जैसे मानो आपको कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो आपने पहले डिफाइन किया होगा ना प्रॉब्लम को, कि नहीं, आई वांट टू स्टडी फॉर 3 इयर्स, नाउ आई एम लुकिंग फॉर एन इंस्टीट्यूट। फिर आप क्या करोगे? आप एनालाइज करोगे प्रॉब्लम को, देखोगे कि अच्छा 3 साल बाद मुझे क्या बनना है, मैं क्यों पढ़ना चाह रहा हूँ, 3 साल बाद मुझे अचीव क्या करना है। फिर उसके रिस्पेक्ट में डेटा कलेक्ट करना शुरू करोगे। अच्छा, अब ये 3 साल वाले कोर्सेज कौन कौन करा रहा है, मेरी परसेंटेज कितनी है, उसके हिसाब से मैं कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। अब मानो आपने डिसाइड कर लिया कि भैया मैं तो कॉमर्स स्ट्रीम में ही जाऊंगा। ठीक है, तो अब कॉमर्स स्ट्रीम में आप ऑल्टरनेटिव डेवलप करना शुरू करो। बीकॉम ऑनर्स करोगे, बीकॉम करोगे, सीए करोगे, क्या करोगे? ठीक है, डीयू से करोगे, टाटा से टाटा इंस्टीट्यूट से करोगे, कौन से इंस्टीट्यूट से करोगे, जामिया मिलिया से करोगे, कहाँ से पढ़ोगे? फिर रिव्यू करो की फैक्टर्स क्या है। उसके बाद ये देखो कि अगर आप किसी भी चीज के लिए जा रहे हो, मानो डीयू के लिए जा रहे हो, तो डीयू के अंदर क्या की फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप डीयू में जाओगे, आपको फायदा होगा। मानो आप जामिया जाना चाह रहे हो, तो जामिया में ऐसा क्या अच्छा है दैट यू विल प्रेफर इट ओवर अदर्स। फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करो, इम्प्लीमेंट करो अपना डिसीजन, पढ़ो 3 साल, और फिर देखो अगर तब भी कुछ अच्छा नहीं होता तो फॉलो अप करो, देखो कि कहाँ गलती हो गई है। ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव इज मैनेजमेंट ऑफ टाइम। देखो टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक एंटरप्रेन्योर के लिए मैनेज करना। अगर आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो यू कैन बी इन सीरियस प्रॉब्लम। फाइन। Now, after that, we also talk about individual risk behavior and propensity for entrepreneurship. देखो जब भी कभी हम entrepreneurship के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि it involves a lot of risk. There is a lot of risk taking that an entrepreneur is doing on his personal level. ठीक है। तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या रिस्क एक एंटरप्रेन्योर उठा सकता है, तो देखो कौन से रिस्क को ले सकता है। सबसे पहला है आपका स्ट्रैटेजिक रिस्क। अब ये स्ट्रैटेजिक रिस्क क्या है? स्ट्रैटेजिक रिस्क का मतलब ये है कि दिस इज कि जो आपका आइडिया आपने सोचा है, क्या वो अपील करेगा इन्वेस्टर्स को या नहीं करेगा। मानो आपने एक ऐसी इंडस्ट्री में जाने का सोचा है जहां पे बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो गई, बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं। एवरी 1 मंथ 2 मंथ द इंडस्ट्री चेंजेस एट अ वेरी वेरी रैपिड स्पेस। तो आपको ये देखना है कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो ऑब्सोलीट तो नहीं हो जाएगी, जो आप प्रोडक्ट लाने का सोच रहे हो वो ऑब्सोलीट तो नहीं हो जाएगा कि आपने सोचा और जब तक आप लेके आए मार्केट में, मानो इट हैज जस्ट बिकम बेकार, बेकार ही हो गया ये। तो यू हैव टू लुक एट दैट रिस्क।
देन नेक्स्ट इज योर फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या है? फाइनेंशियल रिस्क ये है कि बेटा या तो आप अपना पैसा डालोगे, या बैंक से उधार लेके पैसा डालोगे, या पर्सनल सोर्सेज से पैसा लेके डालोगे। तो बेटा अब आपने इतना सारा पैसा ले तो लिया, बट क्या तुम्हें पता है कि उस पैसे पे आपको ये रिटर्न दे पाओगे या नहीं दे पाओगे? ऐसा तो नहीं है कि वो पैसा जो है वो डूब ही जाएगा। ठीक है, तो यू हैव दैट फाइनेंशियल रिस्क ऑल्सो अलॉन्ग विद यू। देन यू हैव द टेक्नोलॉजिकल रिस्क। बेटा ये तो आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गया है कि टेक्नोलॉजी जो है इट इज इवॉल्विंग एट अ वेरी 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 फास्ट पेस। Okay, and you have to be a company which is constantly in line with the new technologies that are coming up in the business, because if you are not in line with them, then it could seriously impact your business. ठीक है, मानो आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, आपने एक वेबसाइट बनाई बट आपने उसका ऐप नहीं बनाया, तो आजकल की डेट पे आप सक्सेसफुल नहीं होगे। क्यों? क्योंकि लोग वेबसाइट पे जाए ना जाए, ऐप पे आजकल बहुत बिजनेस हो रहा है। तो यू नीड टू टेक आउट द ऐप ऑल्सो फॉर इट। फिर ऐप अगर आप बना रहे हो तो फिर आप ये देखो कि क्या वो एंड्रॉयड पे भी कंपैटिबल है, क्या वो आईफोन पे भी कंपैटिबल है। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू लुक एट। सो दीज आर सम ऑफ द रिस्क दैट यू कैन हैव। देन यू हैव मार्केट रिस्क। अब मार्केट रिस्क क्या होता है कि मानो आप एक नया प्रोडक्ट और सर्विस लेके आए। ठीक है, अब कस्टमर की नीड ही चेंज हो गई, कस्टमर कह रहे हैं मुझे चाहिए ही नहीं है ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो दे कुड बी थिंग्स लाइक दैट। तो ये जो है इस तरह की जो चीजें हैं, या फिर मानो इकोनॉमी क्रैश हो जाती है। तो अभी हमने पीछे देखा है कि जितने भी लग्जरी ब्रांड्स थे ये बहुत रो रहे थे। जैसे यू टॉक अबाउट हाई एंड ब्रांड्स लाइक गुच्ची, H&M एंड ल्यूई विटॉन। ये लोग बहुत रो रहे थे। क्यों क्यों रो रहे थे? ये कह रहे थे हमारे पैंडेमिक हो गया, लोगों का तो घर से बाहर ही जाना कम हो गया, कौन खरीद रहा है अभी लग्जरी प्रोडक्ट्स? को खरीद ही नहीं रहा इतने जितने पहले बिका करते थे। सो दे वर फेसिंग अ वेरी वेरी लाइक अ लो इन देयर मार्केट। अब अब कैसे अगेन हाउ कैन यू रिवाइव ग्रोथ फॉर इट, और व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू फॉलो फॉर इट? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे आप रिवाइव करोगे। फिर होता है कॉम्पिटिटिव रिस्क। अब कॉम्पिटिटिव रिस्क में क्या है कि मानो कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया और आपसे पूरा का पूरा मार्केट शेयर उठा के ले गया, फिर हाउ विल यू हैंडल सच टाइप ऑफ रिस्क? तो आप इसमें बहुत बार हो सकता है कि अगर आप सर्विसेज में हो तो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बाय कर सकते हो, या अपना आइडिया जो है वो पेटेंट करा सकते हो। और अदरवाइज भी अगर आप मार्केट में हो तो आप देखो कि क्या आप कोई इंडस्ट्री बैरियर लगा सकते हो जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर्स जो है इतनी इजिली ना आ पाए। सो यू हैव टू लुक एट ऑल दोज रिस्क एज वेल। ठीक है, फिर होता है आपका रेपुटेशनल रिस्क। तो रेपुटेशनल रिस्क में इज बेसिकली अबाउट योर इमेज इन द आईज ऑफ द कस्टमर। तो इसमें सोशल मीडिया जो है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो है आजकल बड़ा काम करता है। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग मीन्स मानो मैंने कोई ऐप यूज किया और मेरे को बहुत अच्छा लगा वो ऐप। ओके, then what I will do, I will start telling to others, oh you have to buy grocery, buy it from this app, this is such a nice app. So मैं क्या कर रही हूँ? वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कर रही हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत खराब है ये ऐप, अरे बिल्कुल बेकार है, आज ऑर्डर करोगे हफ्ते भर तक सब्जियां नहीं आएंगी, क्या करोगे इससे ऑर्डर करके, और पैसे और फंस जाएंगे। तो दीज आर सम ऑफ द रिस्क दैट यू फेस। सो तो आपको ये देखना है इस केस के अंदर कि आपका जो कस्टमर है वो डिससेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका अगर एक भी डिससेटिस्फाइड कस्टमर जा रहे हैं ना आपकी शॉप से, तो इट कुड क्रिएट अ रेपुटेशनल रिस्क फॉर यू। देखो थोड़े तो होंगे, बट आप कोशिश करो कि जो डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं वो कम से कम हो। ठीक है, देन यू हैव एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क। तो इसमें तो यही है कि भैया एनवायरमेंट अगर चेंज हुआ तो बिजनेस के लिए तो बहुत रिस्की हो सकता है। ठीक है, अगर टैक्स रेट चेंज हो गए फिर रिस्की हो सकता है। जैसे जीएसटी अचानक से आ गया, कस्टम ड्यूटी लग गई किसी चीज पे अचानक से, देन यू माइट बी इन अ सीरियस प्रॉब्लम। तो ये आपको देखना है कि ये भी चीजें जो है ये एक रिस्क की तरह काम कर सकती है। अब बेटा यहाँ पे ना ये फेजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी कह रहे हैं। ये फेजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ना मोर और लेस हमने जब ये टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कस किया तो उसमें हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, बट स्टिल इफ यू वांट टू हैव अ लुक, आई थिंक यू कैन हैव अ लुक फ्रॉम हेयर ओनली, क्योंकि इसमें एज सच ना इतना कोई बड़ा नहीं है। तो आप एक बार इसी में देख लेना अगर आपको देखना है तो। बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई थिंक आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, द सिलेबस इज ओवर फ्रॉम माय साइड। Okay, if you have any doubts, you can ask me. You can put them in the Q&A box. Today is the last class. Okay, after this we will not be having any other class. ये जो फाइल है ये already group पे I think आज आयुष ने share करी हुई है, तो you can just have a look from there itself. ठीक है, so I think that's it for it. That's it for today. Then let's end the class. Thank you all of you.